Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 23rd May. So शुरू करते हैं. आज के टॉपिक्स क्या हैं पहले ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले है यास साइक्लोन. ये दूसरा साइक्लोन है सेम महीने में और इस बार ये जो साइक्लोन है ये अफेक्ट करने वाला है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को. तो माना जा रहा है 26 मई तक ये यहाँ पे लैंडफॉल करेगा इन बंगाल एंड उड़ीसा. नेक्स्ट है वाइट फ्लाइज. वाइट फ्लाइज जो है एक एलियन इन्वेजिव स्पीसीज है इंसेक्ट की जो ज़्यादातर इन्फेक्ट कर रही हैं साउथ ऑफ इंडिया में. ओके, प्लांट्स को और ट्रीज को. इसके बाद है वाइट फंगस. आप सभी ने सुना होगा वाइट फंगस के बारे में. ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइबल डिसीज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है और उसी के साथ आया है वाइट फंगस जो उससे ज़्यादा खतरनाक है. देन वी विल लुक इनटू ब्रिक्स. ब्रिक्स समिट के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे हुई है जिसमें ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम अपने अपने टेलीस्कोप्स को यहाँ पे लिंक करके नेटवर्क बनाएंगे, एक रीजनल नेटवर्क. देन बाओधान. बाओधान क्या है इसके बारे में समझेंगे. ये एक आयरन रिच राइस क्वालिटी है, ठीक है, राइस वेराइटी है. देन वी हैव एयर इंडिया साइबर अटैक. देखिए कल ही एयर इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है, ये अनाउंस किया है कि फरवरी 25 को उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था जिसमें 4.5 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो चुकी है. इसके बारे में समझेंगे. देन वी हैव आर्टिकल रिलेटिंग टू जॉब क्राइसिस इन सेकेंड वेव. तो इसमें आज द हिंदू का जो है संडे का आर्टिकल आया था यहाँ पे और इसमें ये बताया गया कि सेकेंड वेव जो है कोविड की उसने जॉब क्राइसिस को कैसे एग्जागरेट कर दिया है, एग्रेवेट कर दिया है. देन वी हैव आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट्स. ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू म्यूटेंट्स का पता लगाया जा रहा है. तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ जो कि है यास साइक्लोन. देखो ये जो यास साइक्लोन है दिस में बिकम अ वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये कहा है आईएमडी ने. ओके, और ये माना जा रहा है कि उड़ीसा या बंगाल के कोस्ट को ये हिट करेगा बाय वेडनेसडे. तो ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है. और एक और चीज़ बता दूं, मैंने आपको इसके बारे में कुछ दिन पहले ही शायद 19 मई का आप अपना ये जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन है वो आप देखिएगा, उसमें मैंने साइक्लोन्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है. तो यास साइक्लोन क्या है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा. ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, कभी भी वार्म सी सरफेस हो, वार्म सी सरफेस के ऊपर जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं एयर में राइजिंग एयर मासेस के कारण, ठीक है, यहाँ पे जो ये डिस्टर्बेंस होती है और कॉरियोलिस फोर्स के कारण ये जो स्वर्लिंग एक्शन बनता है इसे कहते हैं साइक्लोन. बेसिकली लो प्रेशर एरिया के ऊपर साइक्लोन बनता है और जब टेम्परेचर्स हाई होते हैं, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है तो जो वाटर है उसका एवेपोरेशन ईजी हो जाता है, एयर मासेस राइज अप करते हैं और एक अनस्टेबल क्लाइमेट यहाँ पे या वेदर कंडीशन क्रिएट होती है जिसके कारण साइक्लोन्स बनते हैं. ठीक है, अगर मैं और आपको डिटेल में बताऊँ तो देखिए ये जो है सेंटर में ये आई है और इसके आसपास ये आई वॉल है. तो आई जो होता है वो सबसे काम रीजन होता है, साइक्लोन के जस्ट सेंटर में होता है और उसके आसपास जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड वेदर को फेस करता है. ठीक है, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं इस तरह से एयर मासेस का अपलिफ्टमेंट होता है और अपलिफ्टमेंट होते होते ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है. ठीक है, और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऊपर जा रही वाली एयर है और उसके बाद यहाँ सेंटर से ये नीचे आएगी, डिसेंडिंग एयर है. जो आई होता है उसमें डिसेंडिंग एयर देखने को मिलती है जबकि जो आई वॉल होता है उसमें अपराइजिंग एयर देखने को मिलती है जिसके कारण अनस्टेबल क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे देखिए वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पे बन रहा है. अब एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, यास जो है, यास का नाम मैंने आपको नेमिंग के बारे में भी बताया था साइक्लोन्स की. तो 13 कंट्रीज जो है हमारे रीजन में 13 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंतर्गत 5 से 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साइक्लोन्स को नेम देती हैं बेस्ड अपॉन देयर जोग्राफिकल लोकेशन. तो हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसमें 13 कंट्रीज जो हैं वो मिलके एक लिस्ट प्रिपेयर करती हैं. हर कंट्री 13 नामों को प्रपोज करती है तो कुल मिला के 169 नाम यहाँ पे होते हैं
और ये 169 नेम्स जो हैं उनमें से बारी बारी से एक एक जो साइक्लोन आता जाएगा उसको ये नाम अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो यास जो है 5th साइक्लोन है इस बार का, और इसको जो नाम दिया है वो दिया है ओमान ने। यास का मतलब होता है एक ऐसी ट्री जिसमें से बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आए। ठीक है, जैसे जैस्मीन की ट्री, उस तरह से यास को देखा जाता है ओमान में, तो ये यास नाम दिया है ओमान ने। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यास साइक्लोन। इट हैज़ इनिशिएटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये इनिशिएट हुआ है, तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है। अरेबियन सी में नहीं, ये बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी में ये इनिशिएट हुआ है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल, ये देखो ये हमारा इंडिया है, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और यहाँ है अंडमान सी, यहाँ से ये इनिशिएट हुआ है। ओके, और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था किसी भी साइक्लोन को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को सस्टेन करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो सिर्फ वाटर बॉडी जब तक है ना तब तक वो सस्टेन करता है, जैसे ही वो लैंड एरिया से स्ट्राइक करेगा उसका लैंडफॉल हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा साइक्लोन वहाँ पे। तो यहाँ से साइक्लोन इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट जो है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो इन अरेबियन सी में नहीं, अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में इनिशिएट हुआ है। इट हैज़ बीन नेम्ड बाय ओमान, ये सही है, तो यहाँ पे ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाइट फ्लाइज के बारे में देखते हैं। तो देखो व्हाइट फ्लाइज के बारे में आर्टिकल था आज हिंदू में, हाउ व्हाइट फ्लाइज केम सॉ एंड कॉन्कर्ड इंडियन क्रॉप्स। तो इंडियन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है व्हाइट फ्लाइज ने। तो बेसिकली व्हाइट फ्लाइज क्या है, ये एक इन्वेजिव इंसेक्ट है। इन्वेजिव इंसेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो एलियन स्पीसीज समझते हैं पहले, फिर इन्वेजिव समझेंगे और फिर देखेंगे एलियन इन्वेजिव क्या होता है। जब भी हम बाहर से जो नेटिव प्लेस है, जिस भी इंसेक्ट, जिस भी स्पीसी, जिस भी प्लांट की, वहाँ से उठा के हम उस प्लांट को अपने जगह पे लाते हैं, डोमेस्टिक एरिया में लाते हैं। ठीक है, तो वो उसके जो नेटिव प्लेस है उससे बाहर आप लाए उसको, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर वो इस प्लेस पे आता है तो इस प्लेस के लिए वो एलियन स्पीसी हुआ। हर एलियन स्पीसी इन्वेजिव स्पीसी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर एलियन स्पीसी जो बाहर से आया है स्पीसी वो उस एनवायरनमेंट को, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, उसको ख़राब करे। लेकिन बहुत सारे एलियन स्पीसी ऐसे होते हैं जो उस एनवायरनमेंट को जहाँ उसे लाया गया है उसे ख़राब करते हैं, या फिर वहाँ की जो जहाँ पे उसको लाया गया है डोमेस्टिक प्लेस पे, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कम करने का काम करते हैं, खुद की पॉपुलेशन को बढ़ाते जाते हैं। ऐसे स्पीसीज को कहते हैं एलियन इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाइट फ्लाइज है ये एलियन इन्वेजिव इंसेक्ट्स है। ठीक है, स्पीसी है इंसेक्ट की। तो ये पहली बार रिपोर्ट की गई थी 1995 में। ओके, केरला में, साउथ इंडिया में इसको रिपोर्ट किया गया था। आज के टाइम पे ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में फैल चुकी है। ठीक है, और ये जो आई थी ये बेसिकली कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका से आया है ये जो इंसेक्ट है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये दिखता है। ये व्हाइट फ्लाइज जो हैं क्रॉप्स के लीव्स पे इस तरह से चिपक जाते हैं और पूरे क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो स्पीसी है ये मोस्टली बनाना, मैंगो, ठीक है, गुआवा, कैश्यू, ऑयल पाम, इन सभी क्रॉप्स पे दिखता है और बहुत ज़्यादा फैल चुका है अब। तो इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसने कॉलोनाइज कर दिया है पूरे एनवायरनमेंट को इंडिया में। तो देखो इन्वेजिव स्पीसी क्या होता है, एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम। तो जैसे ये इंसेक्ट्स जो है ये नेटिव नहीं है हमारे इंडिया से, तो ये नॉट नेटिव टू आवर इकोसिस्टम एंड कॉज हार्म। ठीक है, अल्टर द एनवायरनमेंट एंड दे इन्वेड alter the environment they invade and are difficult and expensive to control after they colonize the landscape। तो जैसे ही वो लैंडस्केप को कॉलोनाइज करते हैं वैसे ही वो जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको अल्टर करने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फैलाने की, प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रैपिडली ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास एबिलिटी आ जाती है सर्वाइव करने की, और इसके साथ इनकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए। एक और चीज़, एबिलिटी टू अडॉप्ट फिजियोलॉजिकली टू न्यू कंडीशंस, इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो आपसे कभी भी पूछा जाए प्रीलिम्स में कि फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या है, तो किसी भी इन्वेजिव एलियन स्पीसी की वो एबिलिटी जिससे वो फिजियोलॉजिकली उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सके उसको कहते हैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमने पूरे इशू के बारे में देखा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। An alien species is a species introduced outside its normal distribution। तो ये ऐसा स्पीसी है जो अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर एलियन होता है। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल एलियन स्पीसीज आर इन्वेजिव स्पीसीज, ये गलत है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एलियन स्पीसीज हैं वो इन्वेजिव हों। तो यहाँ पे ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर,
ए जो है आपका ऑप्शन वो सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं व्हाइट फंगस की तरफ। तो देखिए ब्लैक फंगस को हमने पिछली बार ही डिस्कस किया था कि नोटिफाइबल डिसीज बनाया जा रहा है, और अब इसके साथ आ गया है वाइट फंगस जो इससे ज़्यादा घातक है, ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये वाइट फंगस इज मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस, इसको एक्सप्लेन किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में। तो देखो व्हाइट फंगस क्या है, बेसिकली एक फंगस है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम देखो कंपेयर करते करते पढ़ते हैं, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को कंपेयर करके पढ़ते हैं। व्हाइट फंगस जो है इसको कैंडिडियासिस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते थे, तो देखिए ब्लैक फंगस को कहते थे म्यूकोरमाइकोसिस, इसको कह रहे हैं कैंडिडियासिस। ठीक है, वो जो होता था वो माइकोरमाइसिटिस फंगस के कारण होता था, और ये जो है ये कैंडिडा फंगस के कारण होता है जो एक तरह का यीस्ट है। ठीक है, तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है यीस्ट जो एक तरह का फंगस ही होता है उसके कारण हो रहा है, जिसका नाम है कैंडिडा। देन इट नॉर्मली लिव्स ऑन स्किन, तो ये स्किन पे ऑलरेडी होता है, बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है, थ्रोट माउथ इन सब जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इन्फेक्शंस कैसे क्रिएट करता है, जब बहुत ज़्यादा ये अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ करने लगे तो, और अगर हमारी बॉडी के डीप में चले जाए, यानी कि ब्लड आर्टरीज में चले जाए, किडनीज में चले जाए, लीवर में चले जाए, तो ये अफेक्ट करता है लंग्स को। ठीक है, तो ये लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जैसे हमने ब्लैक फंगस में भी देखा था, जो डायबिटीज़ हैं, जो स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट हैं, उन लोगों को वो अफेक्ट करता था। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है, और इसमें जैसे ब्लैक फंगस था जो जिनके इम्यून सिस्टम वीक थे उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, वैसे ही ये भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है जिनके इम्यून सिस्टम वीक है। ये जो है बेसिकली लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लंग्स और जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे नेल, स्किन, स्टमक, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स एंड माउथ, तो यहाँ पे ये अफेक्ट कर रहा है ये फंगस। ठीक है, ब्लैक फंगस जो है वो मेनली नेजल एरिया को अफेक्ट कर रहा था, नोज को, स्किन को, आइज को अफेक्ट कर रहा था। ये जो है मेनली इन एरियाज को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो देखो ब्लैक फंगस में क्या होता था कि नेजल डिस्चार्ज जो है वो ब्लैकिश नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपको स्वेलिंग हो गई है आपको नोज के आसपास, आइस के आसपास, तो उन सब केसेस में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स होते थे। यहाँ पे सिम्टम्स क्या हैं, बिल्कुल कोविड जैसे, जैसे ब्रेथलेसनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन होना, ये सब जैसे कोविड के सिम्टम्स होते हैं, सिमिलरली सब व्हाइट फंगस के सिम्टम्स हैं। ऐसे लोग जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं लेकिन उनका जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, उनके उस केस में ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनको व्हाइट फंगस हुआ है। ठीक है, इसको डायग्नोसिस करने के तरीके कौन से, सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सब इसको डायग्नोस करने के तरीके हैं। एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और इसका प्रिवेंशन सबसे बेटर ये है कि सैनिटाइजेशन, जो सैनिटेशन है उसको क्लीन कर रखना। ठीक है, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन होना, क्लीनलीनेस होना आसपास वाले एरिया में, सराउंडिंग में, दिस इज द ओनली प्रिवेंशन यू हैव फॉर व्हाइट फंगस। ओके, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट व्हाइट फंगस। It affects the lungs as well as other parts of the body including nails, skin, stomach, kidney, brain, private parts and mouth. ये सही स्टेटमेंट है। It is caused by a yeast called candida. तो ये भी सही स्टेटमेंट है, याद रखना है ये कैंडिडा के कारण होता है। तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्रिक्स। तो देखो ब्रिक्स की न्यूज़ क्या थी, ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप, ये एक वर्किंग ग्रुप है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि हम जितने भी टेलीस्कोप्स हैं हमारे, उन सब की नेटवर्किंग करके एक रीजनल सर्विलेंस सिस्टम बनाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रीजनल डाटा नेटवर्क बनाएंगे हम, इन सब टेलीस्कोप्स को कनेक्ट करके, नेटवर्किंग करके इनकी। तो ये पूरा जो इशू है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स यहाँ पे। तो देखिए जो ब्रिक टर्म है, ब्रिक टर्म जो दी थी, ये दी थी जिम ओ नील ने गोल्डमैन सैक्स के। ठीक है, ये 2001 की टर्म है, और ये जो पहली ब्रिक समिट हुई थी, देखो सबसे पहले 2006 में जो कंट्रीज थी वो मिली, उन्होंने सोचा कि क्या हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। फाइनली 2009 में ये समिट पहली बार हुई, और ये रशियन फेडरेशन में हुई थी। एक चीज और मैं बता दूं, ब्रिक्स जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनुअल समिट है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसका कोई एक फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं होगा, इसका रोटेटिंग बेसिस पे चेयरमैनशिप के अंतर्गत अलग अलग जगहों पे समिट्स होती हैं एनुअली। ठीक है, देखो जब ये 2009 में बनी थी तो सिर्फ ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सिर्फ 4 कंट्रीज से बना था ये।
2010 में साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ समिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। और जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है एनुअली ब्रिक्स के फॉर्म में ही, ठीक है। टुगेदर ब्रिक्स जो है वो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन बनाता है और 30% जीडीपी जो है पूरा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल जीडीपी को। तो ग्लोबल जीडीपी को 30% कंट्रीब्यूट करता है ब्रिक्स यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, लास्ट समिट जो हुई थी, जो कि 12th ब्रिक्स समिट थी, ये हुई थी रशिया में, और 13th ब्रिक्स समिट जो 2021 में होनी है वो इंडिया में प्रपोज्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं होती है या नहीं होती है। So the question is, mark the incorrect statement about BRICS. तो it was formed in 2009 with all 5 member nations. तो ये देखो 2009 में तो बना था, लेकिन क्या 5 member nations थे इसमें? ये गलत है, 5 नहीं सिर्फ 4 थे उस टाइम पे। साउथ अफ्रीका 1 साल बाद ऐड हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन बीजिंग, तो बीजिंग में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, ये गलत स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक समिट है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर फिक्स्ड नहीं है। 13th ब्रिक्स समिट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, ये सही है। 13th ब्रिक्स समिट जो 2021 में होनी है ये इंडिया में प्रपोज्ड है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1 and 2 आर गलत, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ओनली 1 and 2, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। बाओ धान दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज अ, तो ये बाओ धान क्या है? वेराइटी ऑफ राइस है, वेराइटी ऑफ सोयाबीन है, वेराइटी ऑफ व्हीट है, या नन ऑफ द अबव है? तो देखो ये एक वेराइटी ऑफ राइस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आयरन रिच राइस है ये, ठीक है, जो मेनली आसाम जैसे एरियाज में उगाई जाती है, ब्रह्मपुत्र वैली वाले एरियाज में उगाई जाती है। और एक खासियत इसकी ये है कि ये बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के उगाई जाती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएस को रिसेंटली ये एक्सपोर्ट किया गया है असम के द्वारा, तो ये याद रखना है, वेराइटी ऑफ राइस है और आयरन रिच वेराइटी है, और ये बिना किसी फर्टिलाइजर के उगाई जाती है असम ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। देन वी हैव एन एयर इंडिया साइबर अटैक। देखो कल ही एयर इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रही है एयर इंडिया कि एयर इंडिया जो है अपनी जो डाटा है पूरा वो किसी थर्ड पार्टी, एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है सीता, ठीक है, SITA सीता, इसके पास अपना सर्विस प्रोवाइडर है ये एयर इंडिया के लिए, जहाँ पे ये जो सर्वर है एयर इंडिया का वो लोकेटेड है। तो इस सीता के ऊपर साइबर अटैक हुआ था जिसमें एयर इंडिया के लगभग 4.5 लाख पैसेंजर्स का जो डाटा था वो लीक हो गया है। तो इस डाटा में क्या क्या है, नाम है उनका, उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक हैं, उनका पैसे जिस दिन उन्होंने ट्रैवल किया था, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ये सब कुछ डिटेल्स लीक हुई हैं और इस साइबर अटैक के थ्रू ये हुआ है, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये जो साइबर अटैक है, ये जो हुआ है इस सब पूरे डाटा पे, इसकी कोई भी अनऑथराइज्ड यूज अभी तक देखा नहीं गया है कि इस डाटा को कहीं बेचा गया हो या किसी साइट पे इलीगली यूज किया गया हो। तो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो एयर इंडिया को जो ये है एयर इंडिया डाटा ब्रीच में पोज अ लीगल रिस्क। तो देखो आप सभी को पता होगा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होना है और कब से इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। तो इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में कुछ हिंड्रेंसेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस साइबर अटैक। क्योंकि साइबर अटैक हुआ है तो अब हो सकता है एयर इंडिया को कुछ लिटिगेशंस का सामना करना पड़े। तो जब तक ये लिटिगेशंस चलेंगे तब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, ये पूरा इशू है। अब देखो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेंस के लिए। तो देखो आप सभी को पता होगा हमारे इंडिया में कई साइबर अटैक्स हुए हैं, कुछ रैंसमवेयर अटैक्स हैं, कुछ वायरसेस हैं, सब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अटैक्स हुए हैं, ठीक है। इवन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टारगेटेड साइबर अटैक्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं अलग अलग मालवेयर प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके बाद हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो एक होता है वायरसेस जो अटैच होकर आते हैं ईमेल्स में, फिर एक होता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है कि कोई भी जो ये रैंसमवेयर है, मालवेयर है, इसने आपके कंप्यूटर पे अटैक किया, इसने आपके सारे डाटा जो है आपके कंप्यूटर पे उसको लॉक कर लिया और अपने पास रख लिया और आपसे ये रैंसम मांगता है, ठीक है, फिरौती मांगता है कि आप मुझे जब इतने पैसे देंगे
तभी मैं आपका जो डाटा है इसको रिलीज करके आपको वापस दूंगा। तो ये पूरा है, ये इनक्रिप्ट कर देता है आपकी फाइल्स को, ठीक है। स्कैरवेयर क्या है? स्कैरवेयर यानी कि ये आपको ऐसे पेज तक ले जाता है जहां पे आप फेक प्रोग्राम परचेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देन स्पाईवेयर है जो आप पे नज़र रखता है, ये व्हाट्सएप पे आया था कुछ 1-2 साल पहले भी, पिगासस नाम का था, ठीक है। फिर ट्रोजन्स हैं और एक है एडवेयर। तो ये अलग अलग तरीके के मालवेयर हैं। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि कई सारे जो क्रिटिकल असेट्स हैं नेशन के हमारे, उस पर कई बार अटैक हुआ है। जैसे कुंडाकुलम जो पावर प्लांट है हमारा तमिलनाडु पे, उस पर भी ये एलिगेशन है कि इस पे भी हुआ है साइबर अटैक, ठीक है। और एक वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ था, पेटिया हुआ था। तो ये सारे बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं। तो ये बेसिकली होते क्यों हैं? सो दैट किसी भी नेशन की इकोनॉमी या बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मेनली ये बैंकिंग सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर पे ही होते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर ये भी इससे बचे हुए नहीं हैं, लेकिन इन सेक्टर्स पे ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली इसमें एम ये रहता है कि जो भी नेशन है उसका जो क्रिटिकल असेट्स हैं, जैसे पावर सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, डिस्कस वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। तो देखो, आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि कितनी इंटेंसिटी का थ्रेट है ये हमारे लिए, ठीक है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। फिर आप ये बताओगे किस तरह से इंडिया बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है इसके कारण। जैसे कि इंटरनेट जो पेनिट्रेशन है वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण हम और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इन इश्यूज़ को। हमारी जो सरकार है वो अभी डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, सारी पॉलिसीज़ में डिजिटाइजेशन करने की कोशिश चल रही है, तो इसके कारण हम और वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसी टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें और ज़्यादा वल्नरेबल कर देती हैं। उसके बाद अवेयरनेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में आप पहले तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताएंगे कि गवर्नमेंट ने एक तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है 2013 की, आईटी एक्ट बनाया 2000 का। इसके अलावा एक ट्रीटी भी है, बुडापेस्ट ट्रीटी, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हालांकि इंडिया उसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को देखना चाहिए कि क्या वो ज्वाइन कर सकता है इस ट्रीटी को। इस तरह के आप गवर्नमेंट एफर्ट्स बताएंगे। फिर बताएंगे कि अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इसके लिए और ज़्यादा अवेयर करना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बिल्कुल आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा। देन 2 आर्टिकल्स हैं आज के जो डाटा से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है पिछली बार की तुलना में इस बार 40% कम है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसके बाद विमेन जो है वो डबल यहाँ पे चैलेंज डील कर रही हैं, डबल चैलेंज से। एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका कम है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। अगर मैं वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूँ तो अभी सेकेंड वेव के कारण इनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज़ अबाउट 7.2% ओनली, जबकि मेल्स का वहीं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज़ अबव 60%। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो विमेन में है वो 18% के आसपास है, जबकि मेल्स में इट इज़ जस्ट अबव 7%। ओके, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूँ तो पिछली बार एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा काम आया था जब जो रूरल एरियाज में माइग्रेशन वापस स्टार्ट हो गया था, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था। उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत थी, और उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाया था एम्प्लॉयमेंट देके। तो लगभग 6 मिलियन एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा जनरेट की थी पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर ने फर्स्ट वेव के टाइम पे। लेकिन इस साल क्योंकि रूरल एरियाज में भी, हिंटरलैंड्स में भी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस साल 6 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो कम जनरेट करी हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा में भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिले। तो ऐसा देखने को मिला था कि पिछले साल सिर्फ 1.3 करोड़ जो लोग थे, हाउस होल्ड्स थे, उन्होंने मनरेगा के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन इस साल 2.7 करोड़ हाउस होल्ड्स ने यहाँ पे इसके लिए ऑप्ट किया है। यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है रूरल एरियाज़ में। इसके बाद हाउस होल्ड्स की बात करें तो हाउस होल्ड्स की इनकम जो है वो 22% तक घट गई है। अब मैंने आपको कल भी, पिछली बार भी बताया था कि जब इनकम कम होगी तो हाउस होल्ड्स खर्च कम करेंगे, यानी कि डिमांड कम क्रिएट होगी। तो इस
बार जो है मेनली डिमांड शॉक फेस करने को मिल रहा है इंडिया को। पिछली बार सप्लाई शॉक था, इस बार डिमांड शॉक है, ठीक है। ई वे बिल्स भी कम हो गए हैं। ई वे बिल्स मेनली यूज होते थे डोमेस्टिक ट्रेड को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड कितना हुआ है, तो ये भी कम हो गए हैं। तो देखो ट्रेड कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो तो बहुत ही कम है, जो हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम कम हो गई है और डिमांड शॉक देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा इशू था, ये मेनली डाटा बेस्ड इशू है, ठीक है, डाटा बेस्ड आर्टिकल था, इसमें से आप डाटा बिल्कुल लीजिएगा, ठीक है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है, आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट्स। तो ये बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करता है। देखो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जब भी कोई वायरस है, ठीक है, जैसे कोविड की बात करें तो कोविड वायरस जो है इसकी जीनोम जो है उसमें जीन्स जो है, जेनेटिक डाटा जो है वो किसके फॉर्म में है, आरएनए के फॉर्म में। तो आरएनए का जो हम सीक्वेंसिंग देखते हैं, आरएनए के जो सीक्वेंसिंग का पता करना, उसका अल्टरेशन करना, इसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया में इंसाकॉग ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने मेनली इसको काम दिया गया है कि आप जो म्यूटेंट्स हैं उनका पता कीजिए, वेरिएंट्स का पता कीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एडवाइजरी ग्रुप है, मेनली एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, जो बेसिकली कोरोना वायरस के जो भी कॉन्टेजियस फॉर्म्स आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को एडवाइस करता है और गवर्नमेंट को जानकारी देता है। तो इसमें देखो मेनली जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशंस देख सकते हैं, जैसे CSIR है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ICMR है, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं। तो बेसिकली इनका काम ये दिया गया था कि आपको जो भी कोरोना वायरस सैंपल्स हैं उनके कम से कम 5% जो सैंपल्स हैं उनको आपको सीक्वेंसिंग करनी है और उनके वेरिएंट्स का पता लगाना है। लेकिन आज तक जो इंसाकॉग है इसने सिर्फ 1% सैंपल्स को यहाँ पे सीक्वेंस किया है, और जो ये 1% सैंपल्स हैं, लगभग 20,000 सैंपल्स को इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंसिंग की है और लगभग 3900 वेरिएंट्स इन्होंने पता किए हैं। हमने वेरिएंट्स के बारे में पता किया था, जैसे बहुत सारे वेरिएंट्स थे, UK का वेरिएंट था, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था, ब्राजील का वेरिएंट था, इन्होंने इन सबको भी पता किया है। इसके अलावा जो एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट इंडिया में देखा जा रहा था उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी, ओके। और जो इन्हीं की जानकारी के कारण जो ये वेरिएंट था B1617 ये बहुत हाईलाइट हुआ था और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है WHO के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो वायरसेस का ये जो म्यूटेशन है इसका क्या मतलब है। तो देखो जब भी कोई वायरस, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उसमें कुछ अल्ट्रेशन हो जाते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ अल्ट्रेशन हो जाते हैं जिसको म्यूटेशन कहते हैं। और इस म्यूटेशन, जब ये एक से ज़्यादा म्यूटेशन होता है किसी भी वायरस की कॉपी में, तो उस वायरस की कॉपी को उसका वेरिएंट कहते हैं, ओरिजिनल जो वायरस है उसका वेरिएंट कहा जाता है। तो ये सब पता करने के लिए ही यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, ये पता करने के लिए कि जो वायरस का जो वेरिएंट है उसकी इन्फेक्टिविटी पे क्या असर पड़ा है, क्या वो इम्यून सिस्टम को एस्केप कर पा रहा है, क्या उसके ऊपर एंटीबॉडीज का काम नहीं कर रहा है, ये सब देखने के लिए इसका इंपॉर्टेंस है जीनोम सीक्वेंसिंग का। अब अगर हम इंसाकॉग की बात करें तो इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं कि क्यों ये इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो देखो एक तो इनके पास फंड्स की कमी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टूल्स नहीं है इनके पास प्रॉपरली। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 5% करने को कहा था इनको सैंपल्स की सीक्वेंसिंग, लेकिन 1% की ही कर पाए। इसके अलावा भले ही ये एक्सपर्टाइज है इनके पास, लेकिन फिर भी ये एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट के लिए। तो आज तक भी ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट को अगर कोई वेरिएंट के बारे में बताते हैं जिसकी जो इमर्ज हो रहा है, तो वो चीज़ डायरेक्टली पब्लिक के सामने नहीं आती, जो काफ़ी ज़्यादा डिले के साथ आती है और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और देश की सिटीजन्स की हेल्थ का। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।